हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं हूं बिलाल अंसारी। एक बार फिर से परिवर्तन जीएस की क्लास में सभी का स्वागत करता हूं। जैसे हम भारतीय राज्य व्यवस्था के उन महत्वपूर्ण 40 दिनों की क्लास में हम आपके अध्ययन रिवीजन करने की बात कही थी हमने, तो हम 40 दिन में इस तमाम क्वेश्चनों को हल करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा चैप्टर वाइज तरीके से। और उसी श्रृंखला में आज हम 9वें दिन की क्लास में नागरिकता और मूल अधिकार संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। भारत के किस संविधान के किस भाग में हम नागरिकता संबंधी प्रावधानों को पाते हैं। यहाँ दोस्तों भाग 2, भाग 1, भाग 10 और भाग 7। तो जो दोस्तों इसका सही सही उत्तर है वह भाग 2 में हम नागरिकता संबंधी प्रावधानों को पाते हैं। और भाग 2 के अंदर अनुच्छेद, जी हाँ, आर्टिकल 5 से 11 तक में ये बात कही गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। विकल्प ए दोहरी नागरिकता, बी एकल नागरिकता और सी एकल नागरिकता, डी उपरोक्त में से कोई नहीं और बी उपरोक्त दोनों। तो ध्यान है दोस्तों, भारत में से संविधान में जो हमारी नागरिकता प्रदान की गई है वो है सी एकल नागरिकता की बात कही गई है। तो भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है और भारत के प्रत्येक नागरिक की केवल एक नागरिकता है, वह है भारतीय। अमेरिका की भांति संघ और राज्यों की दोहरी नागरिकता भारत में प्रचलित नहीं है और नागरिकता संबंधी प्रचलन अनुच्छेद 5 से 11 में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान नहीं प्राप्त की जा सकती, जहाँ भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। हमारे सामने विकल्प है जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा या डी भारतीय बैंक में धन जमा करने से। तो जो सही उत्तर है दोस्तों वो होगा विकल्प डी, मतलब भारतीय बैंक में धन जमा करने से भारतीय नागरिकता को ग्रहण नहीं किया जा सकता। बाकी जन्म के द्वारा, देशीकरण के द्वारा और किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा भी हम किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता प्राप्त हो सकती है। तो भारतीय संविधान के अधिनियम अगर बात करें, अधिनियम 1955 द्वारा भारतीय नागरिकता निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। पहला है जन्म के द्वारा, रक्त संबंध या वंश कर्म द्वारा, तीसरा है रजिस्ट्रीकरण द्वारा, चौथा है देशीकरण द्वारा, पांचवा है किसी भूभाग के सम्मिलित करने पर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। पॉलिसी ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप। जी हाँ दोस्तों, भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों इसका जो विकल्प है सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का कंसेप्ट स्वीकार किया गया है। मतलब जो सी में क्या कहा गया कि जो है दोहरी नागरिकता सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वीकार किया गया है। वहाँ प्रत्येक नागरिक दोहरी नागरिकता प्राप्त करता है। प्रथम वो कहाँ की प्राप्त करता है, संयुक्त राज्य अमेरिका की, और दूसरी उस राज्य की जहाँ वह निवास करता है। लेकिन हम अगर भारत की बात करें तो इसके विपरीत भारत में सिर्फ एक गहरी नागरिकता की बात की गई है। चलिए अगला प्रश्न पांचवा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। ऑप्शन ए है भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट ने समर्थन किया था जो 1928 में बनाया गया था। बी भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। सी अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकार शामिल किए थे। और है डी क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकार को प्रश्रय दिया था या प्रश्रय दिया था। तो जो विकल्प सही है दोस्तों वो है विकल्प ए इज द राइट आंसर। क्योंकि अगर हम देखें भारतीय संविधान मूल अधिकारों को सम्मिलित करने का समर्थन नेहरू रिपोर्ट में 1928 में द्वारा किया गया था। ठीक है, इसका विकल्प सही है, ए उत्तर इसका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई, यानी मौलिक अधिकार लागू कौन कर सकता है संविधान के माध्यम से। पहला है भारत के सभी न्यायालयों को, बी संसद को, सी राष्ट्रपति को, डी सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। जी हाँ दोस्तों, तो इसका विकल्प डी इज द राइट आंसर। भारत में सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है।
तो इसका जो सही विकल्प है उत्तर डी है। तो अगर हम बात करें वस्तुतः संविधान के जो अनुच्छेद 13 जो है वो मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालयों को न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति प्रदान करता है। अगर इस शक्ति की बात करें तो यह शक्ति केवल उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत तथा उच्च न्यायालय, ध्यान दो दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट है वह अनुच्छेद 32 के तहत और जो हाई कोर्ट है वो है आर्टिकल 226 के तहत हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है, घोषणा करता है। चलो ठीक है, अगला विकल्प प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति, जी हाँ, भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित शक्ति प्राप्त यानी कि भारत के राष्ट्रपति को निलंबित की शक्ति प्राप्त किस अधिनियम के द्वारा? मौलिक अधिकारों को, अनुच्छेद 21 में वर्णित अधिकारों को, सी अनुच्छेद 21 क्लोज ए में वर्णित मौलिक अधिकारों को, डी अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक अधिकारों को। तो इसका सही विकल्प दोस्तों वह है अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति को निलंबित करने की शक्ति प्राप्त है, परंतु इस प्रश्न का उल्लेख नहीं किया गया है। अगर हम अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की बात करें तो अगर हम आपातकाल की घोषणा की बात करें तो हम देखेंगे कि अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं, जबकि मूल अधिकारों वो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर 44वां संविधान संशोधन को निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 359 के तहत प्राप्त है। ठीक है, तो अगर हम अनुच्छेद 20 और 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकार किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किए जा सकते। यहाँ उल्लेखनीय बात यह है कि अनुच्छेद 359 के अंतर्गत मूल अधिकार निलंबित नहीं होते हैं, बल्कि न्यायालय द्वारा केवल उनके परिवर्तन करने का अधिकार निलंबित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो यहाँ भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 112 से 115, अनुच्छेद 222 से 235, अनुच्छेद 12 से 35 और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह अनुच्छेद 12 से 35 में नागरिकों को मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद की जो चर्चा की गई वो किस में की गई चर्चा? ये भाग 3, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा की गई है और इसके तहत अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। और वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में भारत में केवल कुल 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 17। तो हमारा जो उत्तर दोस्तों कि कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है, तो अनुच्छेद 14 है दोस्तों इसका राइट आंसर, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 14 विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। यह उपबंध करता है कि किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाए। ध्यान रखना, विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा और चाहे व्यक्ति नागरिक हो या विदेशी, सब पर यह अधिकार लागू होता है, याद रखना। अगला प्रश्न देखते हो दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित किया गया है? किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित किया गया है? तो बिल्कुल दोस्तों वो है अनुच्छेद 14, इसका ऑप्शन है बी इज द राइट आंसर। तो अनुच्छेद 14 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? किस अनुच्छेद में? हमारे साथ विकल्प है अनुच्छेद 15 का क्लोज 4, अनुच्छेद 16 का क्लोज 4, अनुच्छेद 15 का क्लोज 5 और अनुच्छेद 16 का क्लोज 5। जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है अनुच्छेद 15 का क्लोज 5
इज द राइट आंसर। तो अगर हम संविधान के अनुच्छेद 15 क्लोज 5 के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, धर्म आदि के आधार पर, जी हाँ दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना आप सभी लोग उसको सही तरीके से। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। किसके अधीन किया जाएगा? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और डी समता का अधिकार। जी हाँ दोस्तों, तो आर्टिकल जो 15 है वो समता के अधिकार से संबंधित किया जाएगा। अनुच्छेद जो 15 है दोस्तों, उसी में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग आदि या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मौलिक अधिकार है जिसे समानता के अधिकार के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है और यह अनुच्छेद 14 से 18 तक के अधिकार समानता के अधिकार में सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, समानता के अधिकार कहाँ तक दिया गया? आर्टिकल 14 से 18 तक। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वो कौन से हैं? अनुच्छेद 16 से 20, बी अनुच्छेद 15 से अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18, डी अनुच्छेद 13 से अनुच्छेद 17। यहाँ दोस्तों तो इसका सही विकल्प दोस्तों सी अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 में समता का अधिकार की बात की गई है। यदि हम इसको हर अधिकार की बात करें तो दोस्तों देखेंगे हम अनुच्छेद 14 से जो 18 तक में है, अगर हम 14 की बात करें तो इसमें दिया गया है विधि के समक्ष समता। ठीक है दोस्तों, 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद, 16 में लोक नियोजन, 17 में अस्पृश्यता का अंत और 18 में उपाधियों के अंत की बात की गई है। तो आप लोग इस वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेके आप इसे राइट डाउन कर लेना और वीडियो को पूरा देखें, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आप तक मेरी द्वारा प्रदान की सभी जानकारी महत्वपूर्ण रूप से लगातार पहुंचती रहे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? जी हाँ, कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? ए कानून के समक्ष समता, बी सामाजिक समानता, सी आर्थिक समानता, डी अवसर की समानता। तो समानता के अधिकार मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं दोस्तों, अवसर की समानता, डी अवसर की समानता को सम्मिलित नहीं किया गया है। अगर हम कानून के समक्ष समता की बात करें तो अनुच्छेद 14 के तहत सामाजिक समानता और अनुच्छेद 15 के तहत अवसर की समानता और अनुच्छेद 16 के तहत समानता के मौलिक अधिकार में शामिल हैं, जबकि आर्थिक समानता इसमें शामिल नहीं की गई है। तो इसका जो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है सी, आर्थिक असमानता को शामिल नहीं किया बल्कि ए, बी और डी को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? जी हाँ, कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। जी हाँ दोस्तों, तो बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद है डी अनुच्छेद 24 इज द राइट आंसर। तो संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। ध्यान रखना दोस्तों, बाध्य नहीं किया जा सकता है 24 के तहत। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? जी हाँ दोस्तों, तो अनुच्छेद 17, 14, 21 और 19। इसका जो सही उत्तर दोस्तों वह है विकल्प बी, अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता के अंत की बात की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, न्यायालय उपबंधित कर सकता है कि अपराधी, जी हाँ ध्यान रखना,
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था यदि ऐसा अपराध डैश के संबंध में किया गया है। विकल्प ए है अनुसूचित जाति के सदस्य, बी अनुसूचित जनजाति के सदस्य, सी किसी भी समुदाय के सदस्य, डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है अनुसूचित जाति के सदस्य। विकल्प ए इज द राइट आंसर। अगर हम नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 12 के तहत न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था यदि ऐसा अपराध अनुसूचित जाति के सदस्य के संबंध में किया गया है ना, तो अस्पृश्यता उन्मूलन संविधान में अनुच्छेद 70 द्वारा किया गया। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न था दोस्तों, और ये प्रश्न जो लगातार परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं, लगातार पूछे जाते रहेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? अस्पृश्यता का निवारण के द्वारा किया जा सकता है। पहला है कानून बनाकर, दूसरा शिक्षा की उन्नति के द्वारा, तीसरा जन जागरण के द्वारा, और चौथा है नौकरियों में प्रवेश दिलाकर। तो अगर हम बात करें तो अस्पृश्यता का निवारण करने में जो चीज़ें इसमें उपयोगी सिद्ध हो सकती, पहला सबसे कानून सबसे मोस्ट है, उसके बाद शिक्षा और जन कल्याण के द्वारा। इसका मतलब जो अस्पृश्यता अंत किया जा सकता है वो है 1, 2, 3 सही। तो ए इज़ द राइट आंसर। तो भारत में अस्पृश्यता का निवारण कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा एवं जन जागरण द्वारा किया जा सकता है। और जैसे कि हमें पता है कि संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? यहाँ भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22। तो दोस्तों इसका जो सही विकल्प है दोस्तों, तो अनुच्छेद 19 जो है प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। विकल्प ए सही उत्तर दोस्तों। अगर हम अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत वर्णित वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता अधिकार में न्यायालय का द्वारा इसके द्वारा सम्मिलित किया गया है। तो ध्यान आर्टिकल 19 प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? विकल्प अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है अनुच्छेद 17। तो अनुच्छेद 17 के तहत दिया गया अस्पृश्यता का अंत दिया गया है। हमने इसके बार बार वर्णन किया भी है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? यहाँ कौन सा नहीं आता है? घेराव, अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते, शांतिपूर्ण इकट्ठा होना, सी एकत्रित जनता जिनके हथियार नहीं रखना चाहिए, और डी है इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है विकल्प ए घेराव, अक्सर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते। तो अनुच्छेद 19 क्लोज 1 का सब क्लोज खा में शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। दो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी दोस्तों, और बार बार ये क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में लगातार। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति, ध्यान रखना, निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है? हमारे सामने विकल्प है भारत की संप्रभुता के आधार पर, बी न्यायपालिका का अपमान, सी उपरोक्त सभी, डी लोक व्यवस्था, और ई अवांछनीय आलोचना। तो अवांछनीय आलोचना के आधार पर
नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। तो ई इज द राइट आंसर। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद के क्लोज 19 के क्लोज 2 के तहत नागरिकों के विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भारत की संप्रभुता व अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेश राज्यों से मित्रतापूर्ण संबंध और लोक व्यवस्था, इसमें शालीनता या नैतिकता की बात भी कर सकते हैं हम, के आधार पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है और किसी को नहीं लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? जी हाँ, कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? एक, चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता प्रदान करना। बी, कार्यस्थल पर महिलाओं को लैंगिक उत्पीड़न करना। सी, पानी की गुणवत्ता को दूषित करना। और डी, मृत्युदंड। तो ध्यान रखो दोस्तों, अनुच्छेद 21 के अंदर मृत्युदंड को शामिल नहीं किया जाता है। तो डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? व्यक्ति की दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 20। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है अनुच्छेद 21, व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। तो विकल्प ए इज द राइट आंसर। तो अगर हम भारतीय संविधान गणराज्य के संविधान के अनुच्छेद 21 व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है, ठीक है, और अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता की बात करता है, 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि की बात करता है और संरक्षण की बात करता है, और अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण से संबंधित माना गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 25वां। मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबको पता होना चाहिए। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? बताइए दोस्तों। न्यायपालिका, कार्यकारिणी, संसद, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो न्याय मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक है वो दोस्तों न्यायपालिका है। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके तहत कोई व्यक्ति जो है मौलिक अधिकारों खनन की स्थिति में न्यायपालिका की शरण ले सकता है, और अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उपचार प्रदान कर सकते। ध्यान रखना दोस्तों, अनुच्छेद जो है 32 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय और 226 के तहत उच्च न्यायालय ऐसा कार्य करता है। अगला और आखिरी प्रश्न आज का दोस्तों 26वां, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, बी संपत्ति का अधिकार, सी समानता का अधिकार, डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो दोस्तों इसका सही विकल्प है विकल्प डी इज द राइट आंसर। संवैधानिक उपचार अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, और इन्होंने क्या कहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 अर्थात संवैधानिक आर्टिकल 32 यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। उनका कथन उन्होंने कहा था, यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान में कौन सा विशेष अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है जिसके बिना यह संविधान शून्य हो जाएगा, तो मैं इसके सिवाय किसी दूसरे अनुच्छेद का नाम नहीं लूँगा। यह संविधान की आत्मा है। तो इस तरह से उन्होंने अपने कथन को स्पष्ट किया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। तो ध्यान रखना, संविधान का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है, और इसका उद्देश्य मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी, प्रभावी, सुलभ और संघीय उपचारों की व्यवस्था करना भी है। आज के हमारे महत्वपूर्ण 26 प्रश्न समाप्त होते दोस्तों। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, यदि थोड़ी भी आपको मदद पहुंची उससे तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप सभी तक मेरे द्वारा जानकारियाँ जो अबाध रूप से प्रवाहित होती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और लॉकडाउन का पालन कीजिए।